प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम या बीजाणु ओव्यूल क्या होता है और ये कहां पाया जाता है, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट होते हैं और इसका क्या कार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर बीजाणु के हर एक पॉइंट को, हर एक बात को डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिया है, सही। और लास्ट में हम बीजाणु के कार्य भी देखेंगे कि भाई इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम या बीजाणु ओव्यूल, सही। अब देखो, पहले हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर बाद में हम डायग्राम को देखेंगे। तो इससे हमें डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और हम डायग्राम से, चित्र से थ्योरी को कैसे बनाकर लिख सकते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, अंडाशय बोले तो ओवरी में एक या अधिक अंडाकार व श्वेत संरचना होती है जिसको बीजाणु कहते हैं। हमने क्या जाना सर, जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में पाया जाता है और उनकी संख्या एक या एक से ज्यादा हो सकती है। चलिए, अंडाशय में बीजाणु एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं, इसे बीजाणु आसन, अपरा, प्लेसेंटा कहते हैं। हमने क्या जाना सर, हमने ये जाना कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर एक गद्देनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं और उसे हम कहते हैं बीजाणु आसन या अपरा और इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। भाई, बीजाणु आसन से तो इसका नाम से याद हो रहा है कि बीजाणु का आसन, के जहां बीजाणु जुड़ता है, सही। अब एक बात और समझेंगे आगे। देखिए, बीजाणु में मादा युग्मकोद्भिद बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट या कह सकते हो भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक होता है। निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बीजाणु बीज में और अंडाशय फल में बदल जाते हैं। एक अंडाशय में, एक ओवरी में बीजाणु की संख्या एक, जैसे गेहूं, धान, आम, से लेकर अनेक, जैसे पपीता है, तरबूज है और आर्किड तक हो सकती है। अंडाशय के अंदर बीजाणु बोले तो ओव्यूल्स की व्यवस्था को बीजाणु विन्यास बोले तो प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जितनी बातें जानी हैं, चलिए अब इन सब बातों को हम अपने डायग्राम से क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है स्त्री केसर बोले तो पिस्टिल या कह सकते हो अंडप बोले तो कार्पेल, सही। स्त्री केसर या अंडप जो है वो गाइनेशियम बोले तो जायांग की इकाई होते हैं या कह दो इनसे मिलकर जायांग बनता है। और प्यारे बच्चों, स्त्री केसर या अंडप के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो होता है ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं ओवरी बोले तो अंडाशय। और इस ओवरी के अंदर ही क्या पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है। इस ओवरी के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। और इनकी संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, सही। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब देखो, यहां पर अगर आप देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो प्यारे बच्चों देखो, ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी है और इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको बीजाणु लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं और देखो इनकी संख्या एक से ज्यादा है, सही। अब देखिए, हमने एक बात और जानी थी, हमने ये जानी थी सर, जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजाणु एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़ा रहता है जिसे हम कहते हैं बीजाणु आसन बोले तो अपरा या प्लेसेंटा। अब वो कहां है उसे समझिए। प्यारे बच्चों, आप इस डायग्राम को देखिए, ये जायांग का गाइनेशियम की बाह्य संरचना है, आउटर स्ट्रक्चर है और इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी है और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर ही बीजाणु पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है और आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो लगे हुए हैं ये कौन है, ओव्यूल्स हैं, बीजाणु हैं,
सही। अब देखो बीजाण जो ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ये जिस गद्दी नुमा संरचना से जुड़े हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, बीजाण आसन कहते हैं या अपरा कहते हैं। सही। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे सभी पॉइंट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। सही। चलिए, तो इतनी बातें प्यारे बच्चों हमने जानी हैं। और अगर हम आपको बताने लगे कि भाई बीजाण विन्यास क्या होता है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सही। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद करिए। अच्छा सर, आपने हमें बताया था अभी कि बीजाण में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक भी होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हम आगे पढ़ेंगे और हम इस पर एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, ये कैसे बनता है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर आएगा। अब इसमें आया है तो समझ लो थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, या कह सकते हो मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। सही। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दिखाई दे रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर। और देखो हमने क्या करा है कि इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालकर यहां ले आए हैं और इसके द्वारा हम आपको समझाएंगे अभी। सही। चलिए, तो हमारे इतने पॉइंट जो हमने पढ़ी थी अभी अपनी थ्योरी, ये हमारी क्लियर हो गई है कि हमें पता चल गया कि बीजाण क्या है और ये कहां पाया जाता है और किससे जुड़ा हुआ होता है, और हमने इसका डायग्राम भी देख लिया है। चलिए अब क्या करें, अब आप हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, बड़ा सा सुंदर सा लिखेंगे बीजाण के मुख्य भाग। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। बीजाण के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है प्यारे बच्चों बीजाण ग्रंथ, जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस, और इसका एक नेम हो रहेगा अभी डायग्राम में। तो पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे समझेंगे और फिर डायग्राम से समझेंगे। चलिए, ये बीजाण का वह भाग होता है, कौन, बीजाण ग्रंथ बीजाण का वह भाग होता है जिसके द्वारा ये, कौन, बीजाण अपरा से जुड़ा होता है। हमने क्या जाना सर, हमने जाना कि बीजाण ग्रंथ जो है बीजाण का वह भाग होता है जिसके द्वारा ये अपरा से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। सही। बीजाण पर उपस्थित वह बिंदु जहां, बीजाण पर, ओव्यूल पर उपस्थित वह बिंदु या क्षेत्र जहां बीजाण ग्रंथ इसके मतलब बीजाण के संपर्क में आता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका, बोले तो हाइलम कहते हैं या कहलाता है। बात समझ में आ गई। हमने जाना प्यारे बच्चों कि बीजाण पर उपस्थित वह बिंदु या क्षेत्र जहां बीजाण ग्रंथ बीजाण के संपर्क में आता है उसी को हम कहते हैं नाभिका या हाइलम। प्रतीप बीजाण, बोले तो एनाट्रोपस ओव्यूल, ये क्या होता है डायग्राम से समझ लेंगे। मैं बीजाण ग्रंथ भी बीजाण काय, बीजाण ग्रंथ भी बीजाण काय, बोले तो न्यूक्लियस के साथ समेकित हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, मिल जाता है, तथा एक उभार बनाता है जिसे रेफी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इन सभी बातों को चलिए डायग्राम से करते हैं क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, चाहे तो तुम ये वाला डायग्राम तैयार कर लेना, चाहे आप ये वाला डायग्राम तैयार कर लेना, आपकी मर्जी है। अब जो बातें हमने पढ़ी हैं उन सब बातों को इन डायग्राम से क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आप क्या देख रहे हो सर, ये है बीजाण ग्रंथ और इसका नेम क्या था, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस। और मैंने बताया कि आपको मैं एक नेम और बताऊंगा इसका। देखिए आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टॉक। सही है, बीजाण ग्रंथ को आप क्या कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं। सही। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वाली, ये क्या है प्यारे बच्चों, बीजाण ग्रंथ है। और इस बीजाण ग्रंथ बोले तो स्टॉक के द्वारा ही अंडाशय में बीजाण अपरा से, प्लेसेंटा से, बीजाण आसन से जुड़ा हुआ होता है। अब प्यारे बच्चों, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहां पर एक बिंदु आएगा, एक क्षेत्र आएगा। सही। और जो प्यारे बच्चों आप ये देख रहे हो, ये वाली बातें, ये जो है बीजाण का मुख्य भाग है या कह सकते हो मेन बॉडी है। ये बीजाण की क्या है, मेन बॉडी है। और प्यारे बच्चों, ये बीजाण ग्रंथ जो है वो इस बिंदु पर आकर, इस क्षेत्र पर आकर बीजाण से, ओव्यूल से जुड़ जाता है। मैंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, बीजाण ग्रंथ जो है वो इस बिंदु पर आकर, इस क्षेत्र पर आकर किससे जुड़ रहा है, बीजाण से जुड़ रहा है, ओव्यूल से जुड़ रहा है। तो इसी बिंदु को, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं नाभिका या हाइलम। सही। फिर प्यारे बच्चों,
आप क्या देख रहे हो कि जो ये वाला क्षेत्र है, अच्छा इस वाला डायग्राम में से बताता हूं ना आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, बीजाणकाय है। क्या है, बीजाणकाय है, बोले तो न्यूसिलस है। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि भाई जो हमारा बीजाणव्रण था, ये ऊपर चला, और ऊपर चलने के बाद जो हुआ ये बीजाणकाय से मिल गया, मतलब न्यूसिलस से मिल गया, और न्यूसिलस से बीजाणकाय से मिलने के बाद एक उभार जैसी संरचना बनी है। एक उभार जैसी, देखो उभार जैसी संरचना बनी है, और इसी संरचना को हम कह देते हैं क्या, रेफी। सही, चलिए इतनी बातें क्लियर हुई, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, और ये भी क्लियर हो गया। सही, और न्यूसिलस भी मैंने आपको बता दिया। देखो बीजाणकाय यहां पर दिखाया है। सही, अभी और क्लियर हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग है प्यारे बच्चों इसकी पूरी। प्यारे बच्चों यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, संवहन बंडल है, वैस्कुलर बंडल बोल सकते हो। प्यारे बच्चों वैस्कुलर बंडल का मतलब, या संवहन पुल भी लिखा मिल सकता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर जाइलम और फ्लोम पाए जाते हैं। तो जाइलम और जहां फ्लोम पाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, इसके द्वारा ही बीजाण का पोषण होगा। मतलब बीजाण के लिए जो खनिज की, जो खाद्य पदार्थों की और जो जल की जरूरत होती है वो इनके द्वारा ही पहुंचाई जाती है। सही, चलिए तो यहां से ये और ये क्लियर हुआ है। इस पर तो अभी पूरी हेडिंग है, उसकी टेंशन मत लो। सही, चलिए हमारी एक हेडिंग हो जाती है कवर। प्यारे बच्चों हमारी सेकंड हेडिंग ये है अध्यावरण, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्यूमेंट। सही, पहले से पढ़ेंगे और फिर डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये बीजाण का एक या दो स्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य सुरक्षात्मक आवरण होता है। निषेचन के बाद ये बीज चोल सीड कोड का निर्माण करता है, या कह सकते हो बीज आवरण का, या कह सकते हो टेस्टा का निर्माण करता है। इसमें एक छोटा छिद्र जिसे कहते हैं बीजाण द्वार पाया जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे माइक्रोपाइल। और बीजाण द्वार का विपरीत छोर निभाग होता है, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चलाजा। सही, अब प्यारे बच्चों इतनी बातों को हमने पढ़ा है, चलिए अब डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बीजाण की संरचना है, और देखो यहां पर जो ये बीजाण आप देख रहे हो ये हमारा प्रतीप बीजाण है। कौन सा बीजाण है, प्रतीप, या इसे अंग्रेजी में कह सकते हो एनाट्रोपस ओव्यूल। और प्यारे बच्चों ये 180 डिग्री पर घूम जाता है। 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो क्या होता है कि देखो यहां पर जो आप देखो हो बीजाण द्वार, माइक्रोपाइल और ये हाइलम है। तो माइक्रोपाइल जो होता है वो हाइलम के संपर्क में आ जाता है। तो प्रतीप बीजाण में, एनाट्रोपस बीजाण में क्या होता है कि ये 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, और जो बीजाण द्वार है, माइक्रोपाइल है, वो नाभिका हाइलम के संपर्क में आ जाता है, और इसके विपरीत छोर पर पाया जाता है निभाग, और जिसे हम कहते हैं चलाजा। सही, अच्छा प्यारे बच्चों तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर अध्यावरण जो है, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो अनुपस्थित है। तो इस वाले स्थान को हम कह देते हैं क्या, माइक्रोपाइल बीजाण द्वार। सही, और यहीं से ही पराग नली पोलन ट्यूब एंटर करती है, जो कि हम समझेंगे बाद में। सही प्यारे बच्चों, अच्छा और क्या पॉइंट समझाया था मैंने इसमें, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ सही है, जो पॉइंट बता, अच्छा एक पॉइंट रह गया। प्यारे बच्चों ये जो इसका अध्यावरण होता है, जो इसका इंटेग्यूमेंट्स होता है, ये जो है 2 स्तरीय भी हो सकता है और 1 स्तरीय भी हो सकता है, और ये बहुत से बीजाण में पाया भी नहीं जाता है। जिसमें प्यारे बच्चों एक अध्यावरण होता है उसे हम कहते हैं यूनिटैग्मिक, और जिसके अंदर 2 अध्यावरण होते हैं उसको हम कहते हैं बाइटैग्मिक, और जिसके अंदर अध्यावरण ही नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अटैग्मिक या एटैग्मिक। सही, तो अब देखो यहां पर जो आपका बीजाण है, ये बीजाण है, इसके देखो यहां पर 2 स्तर हैं, ये 2 परतें हैं, तो इसलिए ये जो आपका बीजाण हुआ वो कौन हुआ, बाइटैग्मिक हुआ। सही, चलिए अब मैं आपको इस वाले डायग्राम से जरा साफ दिखाई देगा, बिल्कुल देखो। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ओव्यूल है वो बाइटैग्मिक है, इसके अंदर 2 अध्यावरण पाए जा रहे हैं। देखिए आंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल, दोनों ही इसके अंदर अध्यावरण इंटेग्यूमेंट पाए जा रहे हैं। सही, चलिए तो हमारा यह वाला पॉइंट भी प्यारे बच्चों यहां से क्लियर हो गया है। प्यारे बच्चों अब हमारा देखिए तीसरा हेडिंग आता है, ब्लैक पेन से डालेंगे बीजाणकाय न्यूसिलस। बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए ये बीजाण का वह भाग है जो भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को घेरे रहता है। ये मृदुता की कोशिकाओं का बना होता है,
जो अत्यधिक भोजन संचित रखता है और भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। देखो प्यारे बच्चों, यहां डायग्राम में देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीजाणुकाय है, न्यूसेलस है, और न्यूसेलस में कौन धसा हुआ है सर? ये धसा हुआ है भ्रूण कोश। मतलब भ्रूण कोश को चारों तरफ से घेरे हुए कौन है? बीजाणुकाय न्यूसेलस। सही। देखिए इसमें भी देख सकते हैं, मगर इसमें इतना आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। बस यहां पर देखो ये बीजाणुकाय है, न्यूसेलस है। सही। चाहे ये वाला डायग्राम तैयार कर लेना, चाहे वो वाला डायग्राम तैयार कर लेना। अच्छा, इसमें एक चीज की कमी है, यहां पर जो है मिस है नाभिका बोले तो हाइलम। तो हाइलम कहां होगा? ये होगा ये वाला पॉइंट, तो यहां को लिख लेना आप हाइलम। चलिए, तो प्यारे बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है, और क्या करता है ये भी आपने समझ लिया, पढ़ लिया। चलिए अब देखो, तो प्यारे बच्चों अब हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग आई है भ्रूण कोश, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इस पर तो हम प्यारे बच्चों आपको एक बिल्कुल सेपरेट लेक्चर देंगे और डिटेल से समझाएंगे कि भाई भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। सही। और ये क्या है? बीजाणु का हिस्सा है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव तक में यहां से क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना इस बात को, और जो हम लेक्चर देंगे आपको उसे भी। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक, हेडिंग डाल दिया आपने ब्लैक पेन से, ध्यान से समझेंगे। ये बीजाणु के मध्य में धसी लगभग अंडाकार संरचना होती है। इसे मादा युग्मकोद्भिद बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। भ्रूण कोश अत्यधिक पतले पैक्टो सेलुलोज स्तर से घिरा होता है। अंदर की ओर ये 7 कोशिकाएं, मतलब इसके अंदर जो होती है 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 सेल्स पाई जाती हैं। अभी समझाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। एक बड़ी द्विकेंद्रीय, मतलब एक बड़ी होगी, उसके अंदर 2 केंद्र पाए जाएंगे। द्विगुणित होगी, मतलब डिप्लॉइड होगी, 2n होगी। केंद्रीय ध्रुवीय कोशिका नंबर, और 3 प्यारे बच्चों 3 आगुणित बोले तो हैप्लॉइड, बोले तो n बीजाणु द्वारी कोशिकाएं, मतलब बीजाणु द्वार की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं होंगी, और कैसी होंगी? आगुणित होंगी, n होंगी, हैप्लॉइड होंगी, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। और 3 निभागी कोशिकाएं, और 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ चलाजा की तरफ होंगी, और वो भी कैसी होंगी? आगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और जो इसके केंद्र में पाई जाएगी कोशिका वो सब में बड़ी होगी और वही डिप्लॉइड होगी। मतलब 7 कोशिकाओं में ये वाली डिप्लॉइड है और बाकी 3 ये वाली भी हैप्लॉइड होंगी, और ये वाली 3 भी क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। चलिए, बीजाणु द्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंडाकार कोशिका व 2 सहायक कोशिका के साथ अंड उपकरण, सही, अंड समुच्चय या अंड उपकरण, एग एपरेटस बनाती है। डायग्राम से समझेंगे, टेंशन मत लो। निभागी कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल्स भी कहलाती हैं। भ्रूण कोश की ये सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य तंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, द्वारा जुड़ी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं, और यहां से ऑब्जेक्टिव बना है, समझ गए? मिस मत करना बिल्कुल भी। चलिए अब प्यारे बच्चों इसको हम समझते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारा ये है, ये क्या है? भ्रूण कोश है। क्या है? भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, या इस वाले डायग्राम में देख लो, यहां पर प्यारे बच्चों ये है। सही। इसको हमने क्या करा है? बस बाहर निकाल कर लाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सही। और आपको सब डायग्राम नहीं बनाने हैं, कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, ये जो आप देख रहे हो, पहले इसे देखो, यहां पर देखो, ये एक कोशिका ये हुई, एक कोशिका ये हुई, और एक कोशिका ये हुई। कितनी कोशिकाएं हुई? 3 कोशिकाएं हुई। और ये किसकी तरफ है? देखो जरा इधर आओ, ये तीनों कोशिकाएं किसकी तरफ हैं? सर ये बीजाणु द्वार की तरफ है। सही है, बीजाणु द्वारी कोशिकाएं हैं ये वाली। सही है, बिल्कुल। अब मैं समझाऊंगा आपको। चलिए अब प्यारे बच्चों, इसमें जो ये वाली कोशिका होती है, थोड़ा रुक जाओ अभी, जो ये वाली कोशिका होती है इसे हम कहते हैं अंड कोशिका, बोले तो एग सेल। और जो ये 2 कोशिकाएं होती हैं इसे हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड सेल। सही। और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? अंड उपकरण या अंड समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग एपरेटस। सही। और तीनों की तीनों कैसी है प्यारे बच्चों? आगुणित है, हैप्लॉइड है। सही। अच्छा आइए अब प्यारे बच्चों देखो, ये 3 कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कह रहे हैं प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिमुख कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपोडल सेल। अब ये कहां है? तो ध्यान समझो, देखो ये 3 कोशिकाएं हैं दिखाई दे रही हैं यहां पर, ये एंटीपोडल सेल है, और किसकी तरफ है? ये निभाग की तरफ है। तो इसका मतलब ये कौन सी कोशिकाएं हुई? निभागी कोशिकाएं हुई। अच्छा इसमें भी देख लो आप, देखो ये 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं,
प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल्स हैं, और किसकी तरफ है, ये निभाग की तरफ है, तो ये निभागी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल हैं। समझ गए? आइए अब यहां से क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तीनों कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं, आगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। सही। आइए अब देखो, जो बीच में आपको जो ये वाली कोशिका है और ये वाली कोशिका है, इन्हें निकालने के बाद जो बीच में आपको दिखाई दे रही है कोशिका, यही आपकी केंद्रक कोशिका है, सेंट्रल सेल है। और इसके देखो ये दो केंद्रक है, ये एक पूरी एक कोशिका है प्यारे बच्चों, पूरी एक कोशिका है, और इसके अंदर दो केंद्रक पाए जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। सही। तो आइए यहां भी देख लेते हैं। देखो यहां पर ये दिखाई दे रही है आपको दो कोशिकाएं, वो सॉरी दो केंद्रक हैं, और जो बच रही है बाकी ये केंद्रक कोशिका है। अच्छा देखो यहां भी देख लो प्यारे बच्चों, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय केंद्रक है, और ये बाकी इसकी कोशिका है। अच्छा इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आई। अच्छा अब देखो, आप कह रहे थे हमने कहा आपको इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। याद रखना, अब ये सवाल आया था ऑब्जेक्टिव में कि परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं, तो 7 कोशिकाएं होती हैं और 2 केंद्रक होते हैं। देखो 1 2 3, 3 कोशिकाएं ये हुई, 1 2 3, 3 कोशिकाएं हो गई, तो 6 कोशिकाएं हुई, और एक ये बड़ी वाली कोशिका हुई, तो 7 कोशिकाएं हुई। अब देखो तीनों में एक एक केंद्रक है, तो 6 केंद्रक हुए, और इस वाली के अंदर 2 केंद्रक हैं, तो कितने केंद्रक हुए, 6 और 2 8 केंद्रक हो गए। तो 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका कार्य देख लेते हैं, बीजाणु कार्य। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो कार्य तो आप लिख ही दोगे। भाई बीज का निर्माण करना है, बीज की सुरक्षा करना है, भ्रूण का विकास भी इसमें होता है, और पोषक तत्वों का भंडार भी इसके अंदर है, और मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का विकास भी इसके अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको कौन कौन से डायग्राम बनाना है, ये तो आपको बनाना ही है। चाहे आप ये वाला डायग्राम तैयार कर लो प्यारे बच्चों, या प्यारे बच्चों ये वाला डायग्राम तैयार कर लो, आपकी मर्जी है। सही है। ये आप मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं है, ये भी मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये वाला डायग्राम बना लेना, तो इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल पाया जा रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।